हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिवर एकेडमी। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के 11th वीडियो लेक्चर में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे और उसके ऊपर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। इस वीडियो लेक्चर में आप एक क्वेश्चन ऐसा सीख के जरूर जाएंगे जो 10 मार्क्स का यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में जरूर आता है, इसलिए हर क्वेश्चन को पूरा ध्यान से समझिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर आएगा। तो पहली एक थ्योरम आ रही है जिसका नाम है कॉचीज थ्योरम। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इसके ऊपर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे, लेकिन अभी हम इसका प्रूफ करने वाले हैं। ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो पहले स्टेटमेंट रिमाइंड करा देते हैं। उसमें हमने बोला था कि एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है जेड का, जहां पर एफ डैश जेड कॉन्टिन्यूस है एट ईच पॉइंट विद इन एंड अ क्लोज्ड कंटूर सी। कंटूर हम पहले ही बता चुके हैं, एक रेगुलर आर्क का क्लोज्ड कर्व होता है। देन लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अलोंग क्लोज्ड कंटूर सी इज इक्वल टू 0। तो ये इसका स्टेटमेंट है जो कि लास्ट वीडियो में भी हमने पढ़ा था। अभी हम इसका प्रूफ देखने वाले हैं। तो देखिए प्रूफ क्या होगा। हमने इसके लाइन इंटीग्रल सी एफ जेड डीजेड को लिखा। एफ जेड की वैल्यू हमें पता है यू प्लस आइटा वी, वो हमने यहां पे रख दी, जबकि डीजेड की वैल्यू डी एक्स प्लस आइटा डी वाई होती है, वो भी हमने यहां पर रख दी है। अब हम क्या करते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई करके रियल और इमेजनरी पार्ट्स को सेपरेट कर देते हैं। तो देखो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, इंटीग्रल सी एफ जेड डीजेड इक्वल इंटीग्रल सी यू डी एक्स माइनस वी डी वाई। ये मल्टीप्लाई करके आपको रियल पार्ट मिलेगा, प्लस आयटा करके इसका इमेजनरी पार्ट का इंटीग्रल हमने अलग ही कर दिया है, इंटीग्रल सी वी डी एक्स प्लस यू डी वाई। जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपको ये रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट अलग अलग मिल जाएंगे। हमने इसका इंटीग्रल भी सेपरेट कर दिया है। अब आपको यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम समझनी है जिसका यहां पर यूज करेंगे हम। उसका नाम है ग्रीन्स थ्योरम। ये कार्टेशियन फॉर्म में ग्रीन्स थ्योरम लिखी हुई है जो हम वेक्टर कैलकुलस में पढ़ा करते थे। उसके अकॉर्डिंग कोई लाइन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल में बदला जा सकता है। तो उसकी कार्टेशियन फॉर्म समझिए क्या लिखी है। लाइन इंटीग्रल सी ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल सरफेस इंटीग्रल, यानी डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे? डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई करके। मतलब क्या है कि अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई लिखा है तो n का x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन और m का y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन कर दो पार्शियली, और बीच का जो साइन है उसको हम अपोजिट कर देंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और आगे dx dy दोनों वेरिएबल एक साथ आएंगे। तो ये लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल पर कन्वर्ट करने की एक थ्योरम है जो हम ऊपर की स्टेटमेंट में यहां पर लगाने वाले हैं। तो देखिए कैसे बनेगा। हमने लिखा इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल, देखो RHS पर बहुत ध्यान से समझिएगा। लाइन इंटीग्रल C जो है वो सरफेस इंटीग्रल S पे कन्वर्ट हो चुका है। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस V का X के रिस्पेक्ट पर पार्शियल डिफरेंशिएशन किया तो माइनस डेल V अपॉन डेल X, बीच में आना है माइनस। अब U का Y के रिस्पेक्ट पर पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है तो वो डेल U अपॉन डेल Y आ गया। बाहर दोनों वेरिएबल dx और dy एक साथ लिखने हैं। प्लस करके आयटा, आगे भी हमने लाइन इंटीग्रल C को सरफेस इंटीग्रल S में कन्वर्ट कर दिया। यहां u का डिफरेंशिएशन पहले x के रिस्पेक्ट पर करना है क्योंकि dx पहले लिखा है, तो डेल u बाय डेल x आ गया। अब बीच का साइन जो है वो अपोजिट करेंगे तो माइनस आएगा। अब v का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट पर करना है पार्शियली, तो डेल v अपॉन डेल y हो जाएगा, इंटू dx dy बाहर है। तो इस तरह से आप ग्रीन्स थ्योरम का यूज करते हुए लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल पर कन्वर्ट कर देंगे। अब हमें यहां पर एक चीज समझनी है, कॉची रीमैन इक्वेशंस। अब CR इक्वेशंस क्या होती हैं भाई? डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल डेल वी बाय डेल वाई एंड डेल यू बाय डेल वाई इक्वल माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, या जिसको हम यू एक्स इक्वल वी वाई या यू वाई इक्वल माइनस वी एक्स भी समझते हैं। तो हम अब करेंगे क्या, ये जो डेल यू अपॉन डेल वाई लिखा है यानी यू का वाई के रिस्पेक्ट पर, हम इसको माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स से रिप्लेस करेंगे, और साथ ही जो डेल यू अपॉन डेल एक्स लिखा है दूसरे वाले ब्रैकेट में, यहां पर भी हम इसको डेल वी अपॉन डेल वाई से रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखो पूरे फंक्शन को हम v पे कन्वर्ट कर देंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल डबल इंटीग्रल या फिर सरफेस इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल या फिर सरफेस इंटीग्रल, क्या हुआ ब्रैकेट में माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब देखो डेल यू अपॉन डेल वाई की जगह CR इक्वेशन से माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आएगा, इस वजह से माइनस माइनस प्लस हो गया है। dx dy एज इट इज प्लस आयटा, आगे भी डबल इंटीग्रल, डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह ये फिर से ब्लैक कलर में डेल वी अपॉन डेल वाई लिख दिया हमने, माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई एज इट इज हो गया dx dy। तो इस तरह से हमने CR इक्वेशन से u वाली टर्म्स को भी v में कन्वर्ट कर दिया है।
आप यहां पर v वाली टर्म्स को u में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी आपको किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, या तो आप v में बनाएं या फिर आप u में बनाएं। उससे फायदा क्या होगा, उससे यह होगा कि ये जो ब्रैकेट्स में टर्म्स हैं ये आप देखेंगे कुछ इस तरह से एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी और आगे भी एक दूसरे से कुछ ऐसे कैंसिल हो जाएंगी। तो कुल मिला के इंटीग्रेशन के अंदर क्या बना, 0 हो जाएगा। तो RHS पूरी 0 नहीं हो गई। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंटीग्रल C या फिर बोले लाइन इंटीग्रल C ऑफ fz dz इक्वल टू 0 हो गया। हेंस कॉची थ्योरम इज प्रूव्ड। तो ये थ्योरम एग्जाम्स में काफी पूछी जाती है, इसलिए आप इसको थोड़ा अच्छे से तैयार करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। अब नेक्स्ट देखिए, अब जो शुरू होने वाला है कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जबरदस्त फॉर्मूला है और इसके बगैर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अधूरी है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जितने भी स्टैंडर्ड इंटीग्रल के क्वेश्चंस हैं वो इस फॉर्मूले से डायरेक्ट उनका रिजल्ट निकल के आता है और हर यूनिवर्सिटी में इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो अब इससे पहले जो कुछ भी हुआ है आप उसको एक साइड में रखिए। अब आगे से ये बहुत ध्यान से समझिएगा जो हम पढ़ने वाले हैं। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या है भाई, कि इफ fz एक एनालिटिक फंक्शन है किसी क्लोज कंटूर C में और a कोई पॉइंट है विद इन C, यानी कंटूर C के अंदर कोई पॉइंट है, देन fa इक्वल 1/2 पाई आयटा लाइन इंटीग्रल C fz अपॉन z माइनस a इंटू dz। ये बहुत ध्यान से इस फॉर्मूले को देखिए आप। अगर किसी फंक्शन का लाइन इंटीग्रल आपने निकालना है fz और उसके अपॉन पर एक लीनियर फैक्टर लिखा हो z माइनस a, ध्यान दीजिए क्या शब्द बोल रहे हैं, लीनियर फैक्टर z माइनस a होना चाहिए, तो उसका सीधा आंसर fa होगा। अगर इंटीग्रल के साथ में 1/2 पाई आयटा है तो fa लिख देंगे, और अगर उसके साथ में 1/2 पाई आयटा नहीं है तो हम इसको लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करके उसका आंसर 2 पाई आयटा fa लिख देंगे। fa क्या चीज है, a आपको इस फंक्शन के जो अपॉन पे लिखा है z माइनस, उसके आगे जो भी लिखा होगा वो a का काम करेगा, तो उस a को उठाकर fz के अंदर z की जगह रख दीजिए, तब आपको fa की वैल्यू मिल जाएगी। तो बहुत ही बेसिक सा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, लेकिन इसको लगाने के पहले आपको यह ध्यान देना होगा कि इस फंक्शन में जो अपॉन पर फैक्टर होगा वो लीनियर होना चाहिए। आगे इसकी एक हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर्म भी है जिसमें हम कहते हैं fna। fna का मतलब है nth डेरिवेटिव ऑफ f इक्वल n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयटा इंटीग्रल c fz अपॉन z माइनस a की होल पावर n प्लस 1 dz। अब ये फॉर्मूला वहां लगेगा जहां पर z माइनस a की होल पावर कुछ लिखी होगी। अगर z माइनस a की सिंगल पावर है तो पहला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर z माइनस a की होल पावर में कुछ और बड़ी पावर्स लिखी हैं तो आप n प्लस 1 से उस पावर को कंपेयर करेंगे, n की वैल्यू आपको मिलेगी, उतनी बार फंक्शन का डेरिवेटिव करके उसमें z की जगह a रख दीजिए और इस फॉर्मूले में n फैक्टोरियल की जगह n की वैल्यू रख देंगे तो आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये दो फॉर्मूले हमारे आगे की पूरी स्टडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। पहले फॉर्मूले में सिंगल लीनियर फैक्टर z माइनस a अपॉन पर आएगा, तब पहला फॉर्मूला fa होगा, या फिर अगर 1/2 पाई आयटा नहीं है तो उसको लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करा के हम उसका सीधा आंसर 2 पाई आयटा fa लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर z माइनस a की होल पावर लगी है कुछ तो फिर ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगेगा। तो इन दो फॉर्मूलों में आपको बहुत ध्यान से काम करना है, ये हमारे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा फॉर्मूला कहां लगेगा। फिर से एक बार बता देते हैं, फर्स्ट फॉर्मूला तब लगेगा जब z माइनस a की सिंगल पावर होगी, और सेकंड फॉर्मूला तब लगेगा जब z माइनस a की होल पावर 1 से ज्यादा होगी। तो देखिए इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आपसे पूछ रहे हैं कि इसकी वैल्यू बतानी है 1/2 पाई आयटा इंटीग्रल c e की पावर z अपॉन z माइनस 2 dz। देखिए वो एग्जाम में आपसे बोल सकते हैं कि आप कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूले को यूज करते हुए इसकी वैल्यू बताइए, या फिर वो डायरेक्ट भी ऐसे पूछ सकते हैं कि इस इंटीग्रल की वैल्यू बताइए। आपको खुद ही समझना होगा कि ये कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। कैसे, आपको इंटीग्रेशन के अंदर एक तो फंक्शन लिखा होगा z का जिसको हम fz कहेंगे, और उसके अपॉन पर या तो लीनियर फैक्टर z माइनस a की तरह होगा या फिर उस लीनियर फैक्टर की होल पावर्स हो सकती है z माइनस a की कुछ बड़ी पावर्स। तब आप इसमें कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं। हमने इस गिवन इंटीग्रल को i कंसीडर कर लिया, 1/2 पाई इंटीग्रल c e की पावर z, रेड कलर में लिखा हमने क्योंकि हम उसको fz कहने वाले हैं, अपॉन z माइनस 2, उसको भी हमने रेड से लिखा क्योंकि हम उसको a समझते हैं।
तो इस तरह से जब हम कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले से इसको कंपेयर करेंगे तो आपको यहां पर 1/2 पाई आयटा इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, इसकी वैल्यू सीधा क्या होती है, एफ ए होती है। अब आपको यहां पर समझना यह है कि एफ जेड की वैल्यू क्या है। एफ जेड की वैल्यू जो ऊपर फंक्शन लिखा है e की पावर जेड, और a की वैल्यू क्या है जो z माइनस करके उसके आगे लिखा होगा, जैसे यहां पे 2 लिखा है, तो उससे कंपेयर करके आप a की वैल्यू निकाल देंगे। तो इस तरह से यहां पर a की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 2 आ रही है। तो अब इसका आंसर क्या होगा, एफ ए होगा। तो इसमें रख देते हैं, तो i इज इक्वल एफ ए, मतलब a की वैल्यू रखी 2 तो f2 हो जाएगा। फंक्शन के अंदर z की जगह 2 रखते हैं तो e की पावर z में z को 2 रखा तो e की पावर 2 आ गया, यानी ए स्क्वायर। तो इस तरह से ये जो गिवन क्वेश्चन 1/2 पाई आयटा इंटीग्रल सी e की पावर z अपॉन z माइनस 2 डी जेड है, इसका सीधा आंसर निकल के आया e स्क्वायर। तो आपने इस क्वेश्चन में देखा हमने कहीं भी इंटीग्रेशन नहीं किया है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप बिना इंटीग्रेशन किए सीधा आंसर एफ ए या 2 पाई आयटा एफ ए, अगर उसमें 1/2 पाई आयटा नहीं होगा तो आप उस 2 पाई आयटा को आरएचएस पर मल्टीप्लाई कर देंगे। हालांकि इस सवाल में 1/2 पाई आयटा अपने आप से दिया हुआ है तो हमें उसको आरएचएस पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसलिए सीधा इसका आंसर एफ ए आ जाएगा जो कि ए स्क्वायर बना। क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिए इसमें भी आपको निकालना है इंटीग्रल सी साइन की पावर 6 z अपॉन z माइनस पाई बाय 6 डी जेड। इसमें आप कैसे पहचान पा रहे हैं कि कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले से होगा, क्योंकि भाई ऊपर वाला एफ जेड की तरह लिखा है और नीचे वाला z माइनस ए की तरह समझा जा सकता है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए भाई, इसमें क्या होगा, आप सबसे पहले इसको i कंसीडर कर लीजिए, इक्वल इंटीग्रल सी साइन की होल पावर 6 अपॉन z माइनस पाई बाय 6 डी जेड हो गया। अब आप इसको कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले से कंपेयर करिए, जो कि होता है 1/2 पाई आयटा इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन z माइनस ए डी जेड इक्वल एफ ए। तो आप इसे कंपेयर करेंगे तो जो ऊपर वाला फंक्शन है वो एफ जेड का काम करेगा साइन की पावर 6z, और a क्या है, a है z माइनस पाई बाय 6, तो z माइनस आगे जो लिखा होता है वो a का काम करता है, तो यहाँ a का काम कर रहा है पाई बाय 6। हमारे लास्ट क्वेश्चन में 1/2 पाई आयटा क्वेश्चन के साथ दिया हुआ था, इस सवाल के अंदर 1/2 पाई आयटा नहीं है, तो जो आंसर हमारा होगा इस फॉर्मूले का 1/2 पाई आयटा हम लेफ्ट साइड से आरएचएस की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 2 पाई आयटा एफ ए। ये बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर 1/2 पाई आयटा नहीं है, लास्ट क्वेश्चन में 1/2 पाई आयटा गिवन था, इस वजह से हमने सीधा डायरेक्ट आंसर एफ ए रखा, जबकि इस क्वेश्चन में 1/2 पाई आयटा ना होने की वजह से इस फॉर्मूले का भी 1/2 पाई आयटा हम आरएचएस पे भेज देंगे तो हमारा आंसर 2 पाई आयटा एफ ए हो जाएगा। तो आगे हमने 2 पाई आयटा एफ ए की जगह पाई बाय 6 रख दिया, यानी फंक्शन के अंदर z की जगह पाई बाय 6 रखेंगे तो आपको मिलेगा 2 पाई आयटा साइन की पावर 6 पाई बाय 6। अब साइन पाई बाय 6 या फिर बोले साइन 30, उसकी वैल्यू 1/2 होती है तो उसकी होल पावर 1/6 हो जाएगी, जिसको ठीक करके लिखें तो आपको मिलेगा पाई आयटा अपॉन 32। इसलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं इंटीग्रल सी e की पावर z अपॉन z माइनस 2 डी जेड इक्वल पाई आयटा अपॉन 32। तो इन दो क्वेश्चंस में आपने ये सीखना है कि अगर सवाल के अंदर 1/2 पाई आयटा दिया है तो आप उसका सीधा आंसर एफ ए लिखेंगे, और अगर क्वेश्चन में 1/2 पाई आयटा नहीं है तो आप फॉर्मूले का जो 1/2 पाई आयटा है इसको आरएचएस पर मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो फिर आंसर 2 पाई आयटा एफ ए लिखा जाएगा। तो इस तरह से दो क्वेश्चन हुए। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये एक एडवांस फॉर्म में बन के आता है, जब होल पावर बन जाती है तो उसको देखिए वो कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 3, ये इंटीग्रल सी साइन की होल पावर 6 अपॉन z माइनस पाई बाय 6 की होल पावर 3 डी जेड। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बिल्कुल एक जैसा ही लगेगा, बस फर्क इसमें यह है कि अपॉन पर z माइनस पाई बाय 6 की होल पावर 3 बन चुकी है। तो अब इसका जो सॉल्यूशन है वो हमारे सेकंड फॉर्मूले से होगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए। तो पहले हम इसको एक इंटीग्रल i कंसीडर कर लेते हैं, इंटीग्रल सी इक्वल साइन की पावर 6 z अपॉन z माइनस पाई बाय 6 की होल पावर 3 इंटू डी जेड। अब आप इसको कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले से कंपेयर करिए तो वो क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयटा इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन z माइनस ए की पावर n+1 डी जेड इक्वल एफ एन ए। एफ एन ए का क्या मतलब है कि nth डेरिवेटिव में a रखना है। अब आप इसे कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ जेड मिलेगा साइन की पावर 6z, a की वैल्यू मिलेगी पाई बाय 6 क्योंकि z माइनस ए ही होता है, उसकी होल पावर है 3, तो आप उसको n+1 इक्वल 3 करेंगे तो आपको n की वैल्यू कितनी मिलेगी भाई, 2 मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको जो आंसर मिलेगा वो i इज इक्वल 2 पाई आयटा अपॉन n फैक्टोरियल। ये कैसे हो गया इसे समझिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयटा या फिर 1/2 पाई आयटा नहीं दिया हुआ,
इस वजह से जो फॉर्मूले का ये लेफ्ट साइड में n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयटा है, हम इसको मल्टीप्लाई करके RHS पे पहुंचा सकते हैं, तो वो 2 पाई आयटा अपॉन n फैक्टोरियल बन जाएगा इंटू fna। यहां पर n की वैल्यू 2 है, इसका मतलब फंक्शन को आप 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 पाई आयटा अपॉन n की वैल्यू 2 फैक्टोरियल आ गई इंटू f डबल डैश, देख रहे हैं f डबल डैश पाई बाय 6 हो गया। अब 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, इसलिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आगे पाई आयटा f डबल डैश पाई बाय 6 एज इट इज। तो ये हमारी क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हम क्या करेंगे, अपने fz जो कि साइन की पावर 6z है, ये fz इक्वल साइन की पावर 6z, इसका हमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना है पहले, उसके बाद z की जगह पाई बाय 6 रखना है। फिर से सुनिए, इस फंक्शन fz का 2 बार डिफरेंशिएशन करना है z के रिस्पेक्ट पर, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें आप z की जगह पाई बाय 6 रखेंगे और उस वैल्यू को पाई आयटा इंटू एफ डबल डैश जेड की वैल्यू की जगह रख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको अभी क्या करना है, इस फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन करना है z के रिस्पेक्ट पर। तो अपने पास fz की वैल्यू है साइन की पावर 6z, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं भाई, तो बहुत आसान है। पहली बार होगा तो f डैश z इक्वल होगा, पहले साइन की पावर 6 का होगा, पावर पहले पावर से 1 कम किया तो साइन की पावर 5z बचा, अब साइन का डिफरेंशिएशन होगा तो कॉस हो जाएगा। अब दूसरी बारी में हम जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा, f डबल डैश z इक्वल 6 को हमने बाहर किया, साइन की पावर 5z को रोका, cos z का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन z प्लस cos z को रोका। अब फिर से साइन की पावर 5 का डिफरेंशिएशन पहले होगा, तो 5 पहले, साइन की 1 पावर कम होगी तो साइन 4z हो गया। अब साइन का डिफरेंशिएशन हुआ है cos z। थोड़ा इसको ठीक करके लिखे तो आप इसमें देख सकते हैं कि साइन की पावर 4z इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो उसको हमने बाहर लिखा, तो आप इसको लिख सकते हैं f डबल डैश z इक्वल 6 साइन की पावर 4z ब्रैकेट में आया माइनस साइन स्क्वायर z प्लस 5 कॉस स्क्वायर z। तो ये हमारे पास डबल डेरिवेटिव f डैश z आ गया है। अब हमें z की वैल्यू क्या रखनी थी, पाई बाय 6, तो रखते हैं। इसमें देखो क्या मिलेगा, f डबल डैश पाई बाय 6 इक्वल 6 साइन की पावर 4 पाई बाय 6 ब्रैकेट में माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस 5 कॉस स्क्वायर पाई बाय 6, यानी जहां भी z है हमने उसकी जगह पाई बाय 6 रख दिया है। अब 2 बातें इसमें आप समझिए, एक तो साइन 30 मतलब साइन पाई बाय 6 की वैल्यू 1/2 होती है, और कॉस 30 मींस कॉस पाई बाय 6 की वैल्यू √3/2 होती है। तो इसको उठाकर रख दीजिए यहां पर, तो आपको मिलेगा f डबल डैश पाई बाय 6 इक्वल 6। देखो साइन 30 की जगह आ रहा है 1/2, उसकी होल पावर 4 हो गई है, ब्रैकेट में अंदर माइनस, फिर से साइन 30 की जगह 1/2 उसका स्क्वायर हो गया है, प्लस 5 cos 30 की जगह √3/2 उसका भी स्क्वायर हो गया। अब आप इसको थोड़ा ठीक करके लिखेंगे तो आपको मिलेगा f डबल डैश पाई बाय 6 इक्वल 6, बाहर 1/2 की होल पावर 4 को खोलेंगे तो 1/16 हो जाएगा, ब्रैकेट में माइनस 1/4 प्लस 5 इंटू 3/4, जिसको ठीक करके लिखेंगे तो 21/16 आया। तो ये हमारे पास f डबल डैश पाई बाय 6 की वैल्यू है 21/16। लेकिन अपना आंसर क्या था, अपना आंसर था पाई आयटा f डबल डैश पाई बाय 6। तो इसमें आप f डबल डैश पाई बाय 6 की वैल्यू रखेंगे 21/16, तो ठीक करके हमने लिखा 21 पाई आयटा अपॉन 16, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन इंटीग्रल सी साइन की पावर 6 z अपॉन z माइनस पाई बाय 6 की होल पावर 3 dz है, उसका आंसर कितना आ गया, 21 पाई आयटा अपॉन 16 आ गया। तो अब तक आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि जब अपॉन पर लीनियर फैक्टर होता है तो सिंपल फॉर्मूला लगता है जिसको हम fa लिख सकते हैं, जबकि अगर ऐसा लिखा है जिसमें z माइनस ए की होल पावर 1 से ज्यादा है तब आप उसमें डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगाएंगे और उसका आंसर fna होगा। तो थोड़ा और सीखिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस सवाल के अंदर भी आप देख सकते हैं कि अपॉन पर z प्लस 1 की होल पावर 4 लिखी है, इसका मतलब इसमें भी nth ऑर्डर के डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला ही लगेगा। एक चीज इसमें और आपको समझनी है, जिसमें लिखा है कि कॉची इंटीग्रल से करना तो है लेकिन मॉड z इक्वल 3 होना चाहिए। अब आप इसको समझ लीजिए, तो ये जो मॉड z इक्वल 3 है, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 है और रेडियस 3 है। इसका मतलब आपकी जो रेंज है वो -3 से +3 रहेगी। अगर हमारी a की वैल्यू मॉड z इक्वल 3 के अंडर लाई करती है, मतलब -3 से +3 के बीच में है, तो हम उसके ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे। अदरवाइज अगर कोई वैल्यू इस सर्कल से बाहर हो जाएगी तो हम उसका सीधा आंसर 0 कर देंगे, क्योंकि हमारी जो रेंज है वो मॉड z इक्वल 3 ही है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें दिक्कत नहीं आने वाली। वो कैसे, जरा इसका सॉल्यूशन देखिए आप। हमने इसको i कंसीडर किया, इंटीग्रल सी e की पावर 2z अपॉन z प्लस 1 की होल पावर 4 dz।
अब आप इसको कंपेयर करेंगे कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला से, जो कि होता है n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आइटा इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर n+1 dz इक्वल fna। ये क्यों लगाया? क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं कि अपॉन पर होल पावर का फैक्टर लिखा हुआ है। दूसरी बात, हमारे क्वेश्चन के अंदर 1/2 पाई आइटा नहीं है, तो हम इस n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आइटा को भी RHS पर मल्टीप्लाई करा देंगे और इस तरह से आप इसमें कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा fz इक्वल e की पावर 2z। a की वैल्यू पे ध्यान दीजिए, यहां z माइनस a बोलते हैं तो a जो है यहां पर -1 होगा, क्योंकि 1 लिखा है ना z+1, तो इस 1 का साइन चेंज करना पड़ेगा, -1 बनेगा। और होल पावर में 4 लिखा है, जिसको हम n+1 से कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा n इक्वल 3, यानी इस बार आप 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, i इज इक्वल 2 पाई आइटा अपॉन n फैक्टोरियल fna हुआ। देखो क्वेश्चन में 1/2 पाई आइटा नहीं दिया है, इसलिए हमने उसको फॉर्मूले के n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आइटा को RHS पर मल्टीप्लाई कर दिया, इस वजह से वो रेसिप्रोकल हो चुका है। n की वैल्यू 3 है, तो इसमें जब हम रखेंगे तो 2 पाई आइटा अपॉन 3 फैक्टोरियल f''a, यानी 3 बार डिफरेंशिएशन करना है और a की जगह -1 रखेंगे आप, जो कि 3 फैक्टोरियल 6 होता है और उसको 2 से कैंसिल करेंगे तो अपॉन पे 3 बचेगा, तो आगे हमने उसको पाई आइटा अपॉन 3 करके ठीक करके लिख दिया है। यानी अब आपको fz जो है, जिसकी वैल्यू e की पावर 2z है, इसका 3 बार डिफरेंशिएशन करना है और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें a की जगह -1 आप इसमें रखेंगे। तो अब देखिए इस fz का हमें 3 बार डिफरेंशिएशन करना है। जब हम पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा f'(z) इक्वल 2 e की पावर 2z। ये कहां से आ गया? z का कोफिशिएंट 2 और e का डिफरेंशिएशन e ही होता है। फिर से दोबारा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा f'(z) इक्वल 4 हो जाएगा इस बार e की पावर 2z। एक और बार करना है तो आपको मिलेगा f'(z) इक्वल 8 e की पावर 2z। तो आपके पास 3 डेरिवेटिव इस फंक्शन fz के निकल के आ चुके हैं। अब आप इसमें z की जगह -1 रख सकते हैं, तो देखिए क्या होगा, f'(-1 इक्वल 8 e की पावर 2, z की जगह -1 आ रहा है, जिसको हम लिख सकते हैं 8 e की पावर -2, या फिर e की पावर -2 को हम अपॉन पर लेके आ सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 8/e²। लेकिन हमारा जो आंसर था वो था i इज इक्वल पाई आइटा अपॉन 3 f'(-1), जिसकी वैल्यू हमने ऊपर 8/e² निकाल के रख ली है। इस वजह से हम इसको लिख सकते हैं पाई आइटा अपॉन वैल्यू आ रही है ब्रैकेट में 8/e², या फिर इसको ठीक करके लिखे 8 पाई आइटा अपॉन 3e² हो जाएगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चन था इंटीग्रल c e की पावर 2z अपॉन z+1 की होल पावर 4 dz, इसका आंसर कितना आ रहा है 8 पाई आइटा अपॉन 3e²। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा कि किस तरह से जब होल पावर 1 से ज्यादा होती है तो हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव का कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगा करके किस तरह से आंसर निकाल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी आप देख सकते हैं कि हमें वैल्यू निकालनी है e की पावर आइटा z अपॉन z³ का यूज करते हुए कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला को मॉड z इक्वल 1 के लिए, यानी एक सर्कल जिसकी रेडियस 1 है। मींस अगर आपकी a की वैल्यू इस रेंज में है -1 to 1, तब आप उस वैल्यू पर हम कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर कोई वैल्यू इस सर्कल से बाहर हो जाएगी तो हम उसका डायरेक्ट आंसर 0 रखेंगे, क्योंकि हमारी रेंज जो है वो सिर्फ -1 to 1 है। तो यहां देखिए भाई इसमें क्या होगा, हमने इस फंक्शन को i कंसीडर किया, लिखा इंटीग्रल c e की पावर आइटा z, और नीचे वाले z³ को लिखा हमने z-0 का होल क्यूब dz, ताकि हम इसमें a पहचान सकें कि a की वैल्यू क्या है। अब जब हम इसे कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो nth ऑर्डर के लिए ही लगेगा, क्योंकि इसमें भी z-0 की होल पावर 3 कंसीडर की जाएगी। n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आइटा इंटीग्रल c fz अपॉन z-a की होल पावर n+1 dz इक्वल fna। ये सेकंड फॉर्म लग रही है इसकी। साथ ही आपको ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में 1/2 पाई आइटा नहीं है, इस वजह से आप इस लेफ्ट वाले n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आइटा को RHS पर मल्टीप्लाई करेंगे। बहरहाल आप इसमें देखिए कि हमें fz की वैल्यू मिलेगी e की पावर आइटा z, a कितना हो रहा है 0, और n+1 जो है उसको 3 से कंपेयर करेंगे तो आप n की वैल्यू मिलेगी आपको 2। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, i इज इक्वल 2 पाई आइटा अपॉन n फैक्टोरियल fna। ये आप ध्यान दे रहे हैं, क्वेश्चन में 1/2 पाई आइटा नहीं था, इस वजह से हमने फॉर्मूले वाला जो n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आइटा है उसको RHS पर मल्टीप्लाई करा दिया है। साथ में fna, n की वैल्यू यहां पर 2 है तो रख दीजिए, क्या बनेगा 2 पाई आइटा अपॉन 2 फैक्टोरियल f' a की जगह 0, डबल डैश मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि n की वैल्यू 2 है। क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 होता है, इस वजह से 2 से 2 कैंसिल होने के बाद आपको मिलेगा पाई आइटा f'0। तो क्या है कि हमारे पास जो fz है
e की पावर आइटा z। इसका हमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना है और उसके बाद z की जगह a की वैल्यू 0 रखनी होगी। इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा f डैश z इक्वल आइटा e की पावर आइटा z। e का e होता है और z का कोएफिशिएंट आइटा आ जाएगा। एक और बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा f डबल डैश z इक्वल माइनस e की पावर आइटा z। ये कैसे हुआ? क्योंकि एक आइटा पहले है, एक और आएगा तो आइटा स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम -1 कह सकते हैं। अब हमारे पास ये f डबल डैश z की वैल्यू आ गई है। इसमें z को a मतलब 0 रखना है तो देखेंगे f डबल डैश 0 की वैल्यू आएगी माइनस e की पावर आइटा, z की जगह 0 आ गया और e की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। इस वजह से आंसर हमारा -1 आया। लेकिन हमारा पहले जो आंसर था वो था i इज इक्वल पाई आइटा f डबल डैश 0। इसकी वैल्यू यहां रखेंगे तो पाई आइटा ब्रैकेट में -1 आ जाएगा या फिर कहें उसको माइनस पाई आइटा। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन का आंसर इंटीग्रल e की पावर आइटा z अपॉन z क्यूब dz इक्वल माइनस पाई आइटा आ चुका है। अब नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत ही धांसू क्वेश्चन है भाई। इंटीग्रल c साइन पाई z स्क्वायर प्लस कॉस पाई z स्क्वायर होल अपॉन z माइनस 1 इंटू z माइनस 2। इसको हमें कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले से सॉल्व करना है। 10 मार्क्स तक ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इतना लाजवाब क्वेश्चन है, आप देखिएगा। इसमें सॉल्यूशन में हमने इसको i कंसीडर किया, इंटीग्रल c साइन पाई z स्क्वायर प्लस कॉस पाई z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 इंटू z माइनस 2 dz। एक बात यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये साइन पाई z स्क्वायर प्लस कॉस पाई z स्क्वायर है, ना कि साइन स्क्वायर पाई z प्लस कॉस स्क्वायर पाई z, जिसको गलती से आप 1 ना समझ लेना। अब यहां पर जो है अपॉन पर दो फैक्टर लिखे हैं मल्टीप्लाई में, तो इसको करने के लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। मतलब जो अपॉन पर आपका ये 1 अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2 है, इसको हम पार्शियली फ्रैक्ट करके लेके आएंगे। तो देखो इसको हम पार्शियली फ्रैक्ट करते हैं। 1 अपॉन z माइनस 1 इंटू z माइनस 2 को हम लिख सकते हैं a अपॉन z माइनस 1 प्लस b अपॉन z माइनस 2। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर किया। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1 इक्वल a ब्रैकेट में z माइनस 2 प्लस b इंटू ब्रैकेट में z माइनस 1। अगर आप a निकालना चाहते हैं तो आप पहले z को 1 रखेंगे तो उससे आपको मिलेगा 1 इक्वल a ब्रैकेट में 1 माइनस 2 प्लस b इंटू 0। यहां से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी -1। इसी तरह से अगर आप b निकालना चाहेंगे तो उसके लिए आपको z को 2 रखना पड़ेगा। इस वजह से आपको मिलेगा 1 इक्वल a इंटू 0 प्लस b इंटू 2 माइनस 1, जिसकी वजह से आपको b की वैल्यू मिलेगी 1। अब आप इन a और b की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो आपको 1 अपॉन z माइनस 1 इंटू z माइनस 2 की जगह मिलेगा -1 अपॉन z माइनस 1 प्लस 1 अपॉन z माइनस 2। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 कहा। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू निकल के आई है, हम इसको उठाकर i में रखेंगे तो हमारे पास ये कुछ ऐसा आ जाएगा। i इज इक्वल इंटीग्रल c fz की वैल्यू साइन पाई z स्क्वायर प्लस कॉस पाई z स्क्वायर, और वो जो 1 अपॉन पे z माइनस 1 z माइनस 2 लिखा था उसकी जगह आ रहा है रेड कलर में -1 अपॉन z माइनस 1 प्लस 1 अपॉन z माइनस 2। ये पार्शियली फ्रैक्ट करके हमने इसकी वैल्यू यहां पर रख दी है। अब क्या करना है, इस फंक्शन को अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए और इसके इंटीग्रल भी दोनों सेपरेट कर दीजिए। तो कुछ ऐसा आएगा, i इज इक्वल पहले वाले फैक्टर के लिए आ रहा है इंटीग्रल c साइन पाई z स्क्वायर प्लस कॉस पाई z स्क्वायर अपॉन z माइनस 2। हमने प्लस वाले को पहले लिख दिया, माइनस करके फिर से इंटीग्रल साइन पाई z स्क्वायर प्लस कॉस पाई z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1, ये नेगेटिव वाला बाद में लिख दिया है। अब हम इसे कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले से जब कंपेयर करेंगे तो आपको सिंगल फैक्टर देखने को मिल रहा है, इसलिए इसकी फर्स्ट फॉर्म लगी 1 अपॉन 2 पाई आइटा इंटीग्रल c fz अपॉन z माइनस a dz इक्वल fa। यहां पर क्वेश्चन की दोनों पार्ट्स में अपॉन पर सिंगल फैक्टर है, इस वजह से फॉर्मूला आया। दूसरी बात, दोनों के दोनों पार्ट्स में आपको 1 अपॉन 2 पाई आइटा नजर नहीं आ रहा है, इस वजह से जो फॉर्मूले का लेफ्ट हैंड में 1 अपॉन 2 पाई आइटा है इसको हम मल्टीप्लाई करा के RHS पे पहुंचा सकते। तो कंपैरिजन करने पर आपको एक तो fz की वैल्यू साइन पाई z स्क्वायर प्लस कॉस पाई z स्क्वायर मिलेगी, a की वैल्यू 2 है पहले पार्ट के लिए और 1 है दूसरे पार्ट के लिए। तो यहां पर अलग अलग पार्ट्स का आंसर हम लिखेंगे तो i इज इक्वल 2 पाई आइटा मल्टीप्लाई कर रहा है इंटू fa। a की वैल्यू फर्स्ट पार्ट के लिए 2 है तो इसलिए लिखा f2 माइनस फिर से 2 पाई आइटा f1, दूसरे पार्ट के लिए समझो a की वैल्यू 1 है। दोनों पार्ट्स में fz तो वही है, लेकिन पहले पार्ट में a की वैल्यू 2 है, दूसरे पार्ट में a की वैल्यू 1 है। तो हमने 2 पाई आइटा कॉमन ले लिया तो आपको मिल रहा है f2 माइनस f1। अब fz में इनकी वैल्यू रखेंगे तो i इज इक्वल 2 पाई आइटा बाहर कर दिया हमने, साइन 4 पाई प्लस कॉस 4 पाई हो जाएगा जब हम z को 2 रखेंगे, माइनस जैसे हम 1 रखेंगे तो आपको मिलेगा साइन पाई प्लस कॉस पाई। अब हम इनकी वैल्यू जानते हैं तो i इक्वल होगा 2 पाई आइटा ब्रैकेट में साइन 4 पाई 0 होता है, कॉस 4 पाई 1 होता है, माइनस करके फिर से साइन पाई 0 होता है और कॉस पाई माइनस 1 होता है,
इस तरह से हम लिख सकते हैं 2 पाई आयटा और अंदर से ब्रैकेट से निकल के आएगा 2, जिसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 4 पाई आयटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंटीग्रल सी साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर होल अपॉन जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2 डी जेड, जो क्वेश्चन था इसका आंसर कितना आ रहा है 4 पाई आयटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें आपको पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद अपॉन पर लीनियर फैक्टर को सेपरेट करना पड़ेगा। उसके बाद ये चाहे 2 पार्ट बने कि 3 पार्ट, अलग अलग पार्ट्स के लिए आप फंक्शन पहचानिए, ए की वैल्यू पहचानिए और इस तरह से 2 पाई आयटा अगर नहीं है तो उसको मल्टीप्लाई करके आरएचएस पर पहुंचा दीजिए और फिर वैल्यू फंक्शन में रखेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें भी आपको कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले का यूज करते हुए इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन में आप अपॉन पर देखेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस 1 लिखा है। अब देखो ना तो ये लीनियर फैक्टर है और ना ये किसी लीनियर फैक्टर का होल स्क्वायर लिखा है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिएगा जरा। हमने इस इंटीग्रल को लिखा i इज इक्वल 1/2 पाई आयटा इंटीग्रल सी e की पावर जेड टी अपॉन, ये जो जेड स्क्वायर प्लस 1 है इस 1 की जगह हमने माइनस आयटा स्क्वायर समझ लिया और उसके फैक्टर कर दिए z माइनस आयटा z प्लस आयटा। तो अब हमारे पास अपॉन पर ये लीनियर फैक्टर आ गए मल्टीप्लाई में। अब फिर से हमें इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, जिसके लिए हम क्या करते हैं 1 अपॉन जेड माइनस आयटा इंटू जेड प्लस आयटा को ऐसे लिखते हैं a अपॉन जेड माइनस आयटा प्लस b अपॉन जेड प्लस आयटा। इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। फिर से हम इसका एलसीएम वगैरह लेंगे तो 1 इक्वल a इंटू जेड प्लस आयटा प्लस b इंटू जेड माइनस आयटा ऐसे आ जाएगा। a चाहिए तो z को आयटा रखना पड़ेगा, तो इस वजह से आपको मिलेगा 1 इज इक्वल a इंटू आयटा प्लस b इंटू 0। यहां से आपको a की वैल्यू 1/2 आयटा मिल जाएगी। अब वही दूसरी तरफ b के लिए आपको z की वैल्यू माइनस आयटा रखनी पड़ेगी, तो आपको b की वैल्यू माइनस 1/2 आयटा मिल जाएगी। अब इन्हें उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो आपको मिलेगा, तो इस तरह से जब a और b की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो देखो आपको मिलेगा 1 अपॉन जेड माइनस आयटा इंटू जेड प्लस आयटा इक्वल 1/2 आयटा इंटू जेड माइनस आयटा माइनस 1/2 आयटा इंटू जेड प्लस आयटा। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसकी वैल्यू हम i में उठा के रखेंगे तो देखो क्या बनने वाला है, i इज इक्वल 1/2 पाई आयटा इंटीग्रल सी e की पावर जेड टी ब्रैकेट में 1/2 आयटा जेड माइनस आयटा माइनस 1/2 आयटा जेड प्लस आयटा। अब ये जो रेड वाले 1/2 आयटा हैं हम इनको बाहर कर देते हैं, तो ये ऐसे लिखा i इज इक्वल, देखो रेड में हमने 1/2 आयटा बाहर कर दिया है जो कि a और b की वैल्यू थी। और ये जो 1/2 पाई आयटा है ना, हमने इसको इंटीग्रल के साथ अंदर मल्टीप्लाई करके लिखा, तो देखो पहले ब्रैकेट में आ रहा है 1/2 पाई आयटा इंटीग्रल e की पावर जेड टी अपॉन जेड माइनस आयटा डी जेड माइनस फिर से 1/2 पाई आयटा इंटीग्रल सी e की पावर जेड टी अपॉन जेड प्लस आयटा डी जेड। ये हमने कॉची इंटीग्रल की फर्स्ट फॉर्म की तरह बना के लिखा और अब हम इसे कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो देखो आपको 1/2 पाई आयटा फॉर्मूले के साथ बना हुआ मिल रहा है इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इक्वल एफ ए। तो यहां पर हमें कंपेयर करके मिलेगा एफ जेड इक्वल e की पावर जेड टी, ए की वैल्यू फर्स्ट पार्ट के लिए आयटा हो जाएगी जबकि सेकंड पार्ट के लिए मतलब सेकंड इंटीग्रल के लिए माइनस आयटा हो जाएगी और सीधा आंसर हम क्या लिखेंगे एफ ए लिखेंगे। तो हमारे पास आंसर होगा 1/2 आयटा तो पहले से बाहर चल रहा है। अब ब्रैकेट में देखो 1/2 पाई आयटा क्वेश्चन में है तो फॉर्मूले वाला 1/2 पाई आयटा से सीधा डायरेक्ट कंपेयर हो रहा है, इसलिए सीधा आंसर एफ ए होगा। इस तरह से पहले पार्ट का आंसर एफ आयटा आएगा माइनस दूसरे पार्ट का आंसर एफ माइनस आयटा हो जाएगा। यानी एफ जेड में पहले तो आप जेड की जगह आयटा रखेंगे फिर माइनस आयटा रखेंगे तो देखो कुछ ऐसा बनेगा i इज इक्वल 1/2 आयटा ब्रैकेट में e की पावर आयटा टी, ये हमने z की जगह आयटा रखा माइनस अब z की जगह माइनस आयटा रखेंगे तो e की पावर माइनस आयटा टी हो गया है। अब आपको ध्यान हो तो इस फॉर्मूले को हम कहते हैं कि ये साइन का फॉर्मूला है, i इज इक्वल साइन टी। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद भी ना रहे तो आप इस e की पावर आयटा टी और e की पावर माइनस आयटा टी को खोल देना cos t प्लस आयटा साइन टी से, आगे भी cos t माइनस आयटा साइन टी हो जाएगा तो cos cos कैंसिल हो जाएगा, साइन वाला ही बचेगा जिससे हमें साइन टी ही मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो क्वेश्चन 1/2 पाई आयटा इंटीग्रल सी e की पावर जेड टी अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 डी जेड है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है भाई, साइन टी आ रही है। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था क्योंकि इसमें अपॉन पर ना तो लीनियर फैक्टर है और ना ही लीनियर फैक्टर का होल स्क्वायर था, तो हमने इसके +1 को आयटा स्क्वायर से रिप्लेस करके फैक्टराइज कर दिया और फिर उसको लीनियर फैक्टर की तरह सॉल्व कराया। एक लास्ट क्वेश्चन और इसमें है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी आपको कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले से इस फैक्टर इंटीग्रल सी 4 - 3z अपॉन z इंटू z - 1 z - 2 dz के लिए सॉल्व करना है। यहां पर आपको ध्यान देना है कि मॉड z की वैल्यू 1.5 है, मतलब
1.5 रेडियस का एक सर्कल है। अगर कोई वैल्यू 1.5 से बड़ी आएगी तो आप उसको नहीं लेंगे, उसका डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, क्योंकि आपकी जो रेंज है वो एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस उसकी 1.5 है। तो अगर कोई a की वैल्यू 1.5 से बड़ी आएगी या -1.5 से छोटी आएगी तो आप उसको छोड़ देंगे और उसका सीधा डायरेक्ट आंसर आप 0 लिखेंगे। तो सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले इसको i कंसीडर किया, इंटीग्रल c 4 - 3z अपॉन z इंटू z - 1 इंटू z - 2 dz। तो यहां पर अपॉन पर 3 लीनियर फैक्टर हैं, तो इस तरह से हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे फिर से। तो 1 अपॉन z इंटू z - 1 इंटू z - 2 इक्वल हम लिख सकते हैं a अपॉन z प्लस b अपॉन z - 1 प्लस c अपॉन z - 2 इक्वेशन नंबर 1। फिर हम इसका एलसीएम वगैरह लेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह से मिल जाएगा, 1 इज इक्वल a इंटू z - 1 z - 2 प्लस b इंटू z - 2 प्लस c इंटू z - 1। अगर आपको a की वैल्यू चाहिए तो आप पहले z को 0 रखेंगे तो इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी जिससे आपको a की वैल्यू 1/2 मिलेगी। दूसरी तरफ अगर z को 1 रखेंगे तो फिर से आपको b की वैल्यू -1 मिल जाएगी, और अगर z की वैल्यू 2 रखेंगे तो आपको c की वैल्यू यहां पर 1/2 मिल जाएगी। इन तीनों वैल्यूज को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में आप रखेंगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन z इंटू z - 1 इंटू z - 2 इक्वल 1 अपॉन 2z माइनस 1 अपॉन 2 z - 1 प्लस 1 अपॉन 2 z - 2 इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन नंबर 2 की जो वैल्यू है उठाकर हम उसको i में रखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, i इज इक्वल इंटीग्रल c fz की वैल्यू आ रही है 4 - 3z, और ये ब्रैकेट में जो रेड कलर में लिखा है हमने पार्शियल फ्रैक्शन की वैल्यू उठा करके रख दी है। अब करना आपको ये है कि fz और इन पार्शियल फ्रैक्शंस की वैल्यूज को अलग अलग कर दीजिए। तो 3 पार्ट्स में आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। फर्स्ट पार्ट में आएगा 1/2 को हमने बाहर कर दिया, 4 - 3z अपॉन z dz माइनस फिर से इंटीग्रल 4 - 3z अपॉन z - 1 dz प्लस 1/2 फिर से बाहर हो गया, इंटीग्रल 4 - 3z अपॉन z - 2 dz। अब इसको आप कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो 1 अपॉन 2 पाई आइटा इंटीग्रल सी fz अपॉन z - a dz इक्वल होगा fa के। पहली बात तो किसी भी इंटीग्रल में 1 अपॉन 2 पाई आइटा नहीं है, तो इस फॉर्मूले के LHS में 1 अपॉन 2 पाई आइटा जो लिखा है हम इसको RHS में मल्टीप्लाई कराएंगे। दूसरी बात, जब हम इसमें कंपेयर कराएंगे तो fz की वैल्यू मिलेगी 4 - 3z, तो जो कि हर इंटीग्रल के लिए काम करेगा। पहले इंटीग्रल के लिए a की वैल्यू 0 होगी, दूसरे इंटीग्रल के लिए a की वैल्यू 1 होगी। अब तीसरा इंटीग्रल जो ब्लैक कलर में लिखा है उसके लिए समझिए, क्योंकि हमारा जो कंटूर है वो मॉड z इक्वल 1.5 है, और अपने पास जो थर्ड वाला इंटीग्रल है वो z की वैल्यू 2 देगा, यानी a की वैल्यू वहां पर 2 है तो 1.5 से तो बड़ी होगी। इस वजह से ये इस कंटूर के अंदर लाई नहीं करेगा, और इस वजह से हम कहेंगे कि थर्ड वाले इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी डायरेक्ट। क्योंकि कॉची इंटीग्रल थ्योरम जो है वो ये कहती है कि कोई भी फंक्शन की जो वैल्यू है उस कंटूर के अंदर अंदर ये fa होती है, बाहर की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो देखो हमारे पास कुछ ऐसा आंसर आएगा, i इज इक्वल 2 पाई आइटा हमने RHS पे भेज दिया है, सबसे बाहर किया उसको, ब्रैकेट में अंदर 1 अपॉन 2 एज इट इज f 0 आ गया है। ध्यान दे रहे हैं, पहले पार्ट के लिए a की वैल्यू 0 है इसलिए fa f0 लिखा गया है, माइनस दूसरे पार्ट के लिए f1 आ जाएगा, और तीसरे पार्ट के लिए देखो ब्लैक कलर में हमने 0 लिखा है क्योंकि वहां a की वैल्यू जो 2 है वो 1.5 से बाहर जा रही है, इस वजह से उस थर्ड पार्ट का आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब इस फंक्शन में इसकी वैल्यू रखेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा 2 पाई आइटा 1/2, जब 0 रखेंगे तो 4 आएगा, माइनस 1 रखेंगे तो आपको 1 मिलेगा। अब यहाँ 2 4 को कैंसिल कर देगा तो 2 बचेगा, और 2 - 1 1 होता है, तो इस तरह से i की वैल्यू 2 पाई आइटा आ जाएगी। यानी हमारा जो क्वेश्चन इंटीग्रल c 4 - 3z अपॉन z इंटू z - 1 इंटू z - 2 dz है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 2 पाई आइटा। तो इस तरह से 8 क्वेश्चन हमने पूरे इस वीडियो लेक्चर में किए हैं। हर यूनिवर्सिटी के अंदर इन 8 क्वेश्चन में से ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। हमने इसमें आपको पूरा समझाने की कोशिश की है, फिर भी अगर इसमें कोई कमी रह गई हो या कोई लाइन आपको समझ में नहीं आई हो या फिर आपको लगता है कि इसमें कोई इंप्रूवमेंट किए जा सकते थे, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।